आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना की 120 बल्दियात और 10 कारपोरेशनों के लिए 3 हफ्तों से जारी इंतखाबी मुहिम का आज शाम इख्तिताम अमल में आया। 22 जनवरी को रायदही होगी। इलेक्शन बोर्ड ने पुरअमन, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जिन बल्दियात और शहरों में रायदही मुकर्रर है वहाँ शाशंबा 22 जनवरी को मुकामी तातील का ऐलान किया गया है। 53,37,000 राय दहिंदों को हक रायदही का मौका मिलेगा। इनमें तकरीबन निस्फ फीसद यानी 26,64,000 खातून राय दहिंदे हैं। 12,898 के मुजमला 5,000 के करीब खातून उम्मीदवार मैदान मुकाबला में हैं। 120 में से 61 बल्दी सुदूर के ओहदे खवातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 13 में से 6 मेयर के ओहदे खवातीन के लिए महफूज हैं। 3,112 के मुजमला 1,539 वार्ड्स खवातीन के लिए महफूज करार दिए गए हैं। हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति को कांग्रेस और बीजेपी से सख्त मुकाबला दरपेश है। निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद में जहां पार्लियामेंट के इंतखाबात में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली थी, बीजेपी और टीआरएस में कांटे का मुकाबला है। रियासती वज़रा और टीआरएस के अरकान असम्बली और कौंसिल ने बड़ी शिद्दत के साथ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि जिन अजला में पार्टी को शिकस्त होगी वहां के वज़रा को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अपोजिशन कांग्रेस और बीजेपी ने टीआरएस पर इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम आयद किया और कहा कि अपोजिशन के उम्मीदवारों को डराया और धमकाया जा रहा है। कई वार्ड्स में उम्मीदवारों को मुकाबले से दस्तबरदार होने के लिए मजबूर किया गया और दौलत, ताकत और इक़्तिदार का बेजा इस्तेमाल किया जाने लगा। मजलिस भी बल्दी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर अजहर नफीसी ने कई अजला में जबरदस्त मुहिम चलाई। कायद मजलिस मुखर्ररा पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने लंदन से वापसी के बाद आज विकाराबाद और तांडुर में बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में मजलिस की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने 3 मकामात पर जलसों से खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि वो मजलिस को कामयाब बनाएं ताकि उनके बल्दी और अवामी मसाइल की यकसुई हो सके। उन्होंने कहा कि मजलिस ऐवान बल्दिया हो या फिर ऐवान असम्बली अवामी मसाइल को पूरी ताकत के साथ उठाती रही है, जिसके नतीजे में हुकूमत को उनकी यकसुई करनी पड़ती है। मुल्क के हालात के पेश नज़र अकबर अवैसी ने मुसलमानों से अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह वक्त मसलक से उठकर जद्दोजहद करने का है। सियासी नज़रियात में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मुसलमानों के काज के लिए सबको एक आवाज़ और एकजुट होना चाहिए। मेरी मुराद उस वक्त की है जब सल्तनत आसिफ जाही का खात्मा हुआ और पुलिस एक्शन के नाम पर हजारों नहीं लाखों की तादाद में हमारी इज्जतों को लूटा, हमारी इस्मतों को लूटा, हमको बेघर कर दिया, हमारी लहलाती हुई खेतियों को उजाड़ दिया, हमारे जगमगाते हुए महलात को वीरान कर दिया, हमारी माओं और बहनों की कोकों को वीरान कर दिया। हत्ल खून व गारतगिरी का यह आलम था कि हर कुएं में पानी कम था, हमारी तैरती हुई लाशें ज्यादा थी। ऐसे आलम, ऐसे वक्त में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया किया तो हिया के वक्त हमने यही बात कही कि हम अपनी सियासी जिद्दोजहद के जरिए तालीमी पसमानदगी को दूर करेंगे, माशी बदहाली को दूर करेंगे और एक मरकज़ सियासी पे आपको जमा करेंगे और आपकी सियासी ताकत के जरिए आपके मसाइल को हल करेंगे। तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपनी मुसलसल सियासी जिद्दोजहद का नतीजा कि आज न सिर्फ रियासत तेलंगाना व आंध्रा में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जड़ें मजबूत है, बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपनी सियासी ताकत के जरिए मसाइल को हल करवाया और हर हुकूमत वक्त को
अपने मुतालिबे पर झुकने पर मजबूर किया। तारीख रियासत मुत्तहिदा, रियासत आंध्र प्रदेश की तारीख को उठाकर देखिए तो आपको नजर आएगा कि का सुब्रमण्यम रेड्डी से लेकर वेंकट राव हो या चिन्ना रेड्डी हो या विजय भास्कर रेड्डी हो या वाएस राजशेखर रेड्डी हो या एनटी रामाराव हो या चंद्रबाबू नायडू हो या फिर के चंद्रशेखर राव हो, हमने हर चीफ मिनिस्टर का अपने मुतालिबे पर मुतवज्जो किया और उनको हमारी आवाज को सुनने पे मजबूर किया। हमारी आवाज को सुनने पर मजबूर किया, मुतवज्जो किया, बल्कि हमारे मुतालिबात को कबूल करने के लिए हमने उनको मनवाया है। ये एक सियासी ताकत ही थी जिसकी वजह से रियासत में महकमे अक़लियती बहबूद कायम हुआ, माइनॉरिटी कमीशन कायम हुआ, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट कायम हुआ। और इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज अगर रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में अगर मुसलमानों को पिछड़े तबकात के साथ अगर तहफ़्फ़ुज़ात भी दिए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासी जिद्दोजहद मजलिस ने काम किया और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं की या फिर जज़्बा तक़रीरें नहीं की, बल्कि मजलिस ने मसाइल का हल किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की असेंबली में जब वाएस राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे तो हमने उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनके सामने रखा और ऐवान असेंबली में बताया कि देखो ये क्या नाइंसाफी है मुसलमानों के साथ कि एससी को स्कॉलरशिप है, बीसी को स्कॉलरशिप है, एसटी को स्कॉलरशिप है, लेकिन मुसलमान को स्कॉलरशिप नहीं है। तो क्यों नहीं है? और हमने एहतजाज किया, दिन भर आंध्र प्रदेश की असेंबली को चलने नहीं दिया और उसका नतीजा हुआ कि क्या हुआ कि उसी वक्त राजशेखर रेड्डी साहब ने असेंबली में ऐलान किया कि मुसलमानों को भी बीसी, एससी, एसटीज के बराबर स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो वो स्कॉलरशिप कैसी स्कॉलरशिप थी? प्री मैट्रिक भी थी, पोस्ट मैट्रिक भी थी। मतलब ये कि 5वीं जमात के बच्चे को भी थी, 6वीं जमात को भी थी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पीरियड को भी स्कॉलरशिप थी, ग्रेजुएशन को भी स्कॉलरशिप थी। अरे फिर असेंबली में मैं खड़े होकर लड़ने लगा और कहने लगा कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी दी जाती है, CSTs को, BCs को, मुसलमानों को क्यों नहीं? तो उसके बाद ऐलान हुआ असेंबली में कि वो मुसलमान जो एंट्रेंस एग्जाम उस वक्त एमसेट होता था, एमसेट क्वालिफाई करेगा, पास करेगा और काउंसलिंग में उसको सीट मिलेगी, तो MBBS हो, BE हो, आर्किटेक्चर हो, LLB हो, MBA हो, MCA, फिजियोथेरेपी हो, कोई भी कोर्स हो, दाखिला ले लें और फीस हुकूमत देगी। हमारी जिम्मेदारी। आप बताइए कि हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी रियासत है जहां का एक गरीब मुसलमान का बच्चा डॉक्टर बनने का ख्वाब देखे, इम्तिहान को पास करे और वो डॉक्टर बन सकता है? अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद का नतीजा है कि आज ऑन पार विद SC ST स्कॉलरशिप मुसलमानों को मिल रही है। ये मजलिस का कारनामा है। और आपको याद दिलाऊं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही थी जिसने ऐवान असेंबली में हमने गड़बड़ किया था। आंध्र प्रदेश की असेंबली में राजशेखर रेड्डी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो मैंने उनसे कहा कि रेड्डी साहब, मुसलमानों के पास गरीबी है, पसमानदगी है, आपने तालीम का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन कई बच्चियां हमारे घरों में बैठती हैं, पैसा नहीं होने की वजह से उनकी शादियां नहीं होती है। तो उन्होंने कहा, पूछा, अकबर भाई बताओ क्या करना है? तो मैंने असेंबली में कहा था
کہ راجستھان میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے غریب بچیوں کی شادیاں کی جاتی ہیں، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ مسلمان غریب بچیوں کی شادی کا انتظام و اہتمام بھی ریاستی حکومت کے جانب سے ہونا چاہیے۔ تو اسی وقت راجشیکھر ریڈی صاحب نے اسمبلی میں اعلان کیا اجتماعی شادیوں کا، کہ اجتماعی شادیاں ہوں گی مسلمان بچیوں کی۔ یاد ہوگا بزرگوں کو کہ راجشیکھر ریڈی صاحب کے دور میں اجتماعی شادیاں ہوتی تھیں، 100-200 بچیوں کی شادیاں۔ پورے آندھرا پردیش میں ہزاروں غریب بچیوں کی شادیاں ہوئیں مجلس اتحاد المسلمین کے مطالبے پر، اور اس کو ہم نے مطالبے کو منوایا۔ ہم کام کریں آندھرا پردیش میں۔ جب میں پہلی مرتبہ MLA بنا 99 میں، اب 5ویں مرتبہ MLA ہوں، پہلی مرتبہ جب بنا تو اقلیتوں کا بجٹ 26 کروڑ روپیہ تھا، اور آج کیا ہے؟ 2000 کروڑ سے زائد کا بجٹ ہے۔ ریاست تقسیم ہو گئی، تلنگانہ میں ہم یہ کارنامہ مجلس اتحاد المسلمین کا ہے، اور آپ کی نمائندگی، آپ کے اتحاد کا یہ کارنامہ ہے، آپ کے دعاؤں کا نتیجہ ہے، آپ کے بھروسے کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس یہ کام کر رہی ہے۔ اکبر الدین اویسی ضرور جیتتا ہے چندرائن گٹے سے، لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ووٹ چندرائن گٹا مجھے دیتا ہے تو ساری ریاست کا مسلمان جو ووٹ نہیں دے سکتا وہ ہاتھ پھیلا کے اللہ کے نام اگر ووٹ دینے والے کا حق مجھ پر ہے تو میری حق میں دعا کرنے والے کا بھی اتنا ہی حق مجھ پر ہے۔ اگر ووٹ دینے والے کا احسان ہے تو دعا کرنے والے کا دعاؤں کا بھی میں قرضدار۔ ہم سب کی محنت، کوشش، اتحاد و طاقت کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقت بنی۔ اور اگر آج راجشیکھر ریڈی کی حکومت کے بعد میں آندھرا پردیش نہیں رہا، تلنگانہ وجود میں آیا، ارے آج TRS کی حکومت ہے، کے چندرشیکھر راؤ چیف منسٹر ہے۔ آج کئی اسکیمات ہیں، آسرا پینشن پر احتجاج کس نے کیا ایوان میں؟ کیسا آسرا پینشن آئی؟ معذورین کو پینشن کیسے آئی؟ بیواؤں کو کیسے آئی؟ بھول گئے لوگ، جا کر دیکھو ٹیلی ویژن کو یا انٹرنیٹ پر، ارے مجلس اتحاد المسلمین تھی جو آسرا پینشن کے لیے ایوان اسمبلی میں 304 کا کوشچن ڈال کے شارٹ ڈسکشن ڈال کے بحث کی۔ ہم نے اسمبلی سے واک آؤٹ کیا۔ اس کا شاد نگر ٹاؤن میں ایک مکان میں تیندوا کے داخل ہو جانے کے بعد مقامی عوام میں خوف اور سراسمگی کی لہر دوڑ گئی۔ مقامی لوگوں نے پیر کی صبح سڑک پر جانے والے تیندوے کو دیکھ کر اسے مار بھگانے کی کوشش کی اور شور مچایا۔ عوام کے شور سے تیندوا پٹیل روڈ پر واقع وجے کمار کی عمارت میں داخل ہو گیا اور چھت پر چڑھ گیا۔ پڑوسیوں نے وجے کمار کو فون پر اس کی اطلاع دی، جو اپنے ارکان خاندان کے ساتھ سو رہے تھے۔ خوف کے حالات میں وجے کمار نے مکان کے سارے دروازے بند کر لیے۔ مقامی عوام نے پولیس کو اس کی اطلاع دی اور پھر پولیس نے اور پھر ACP شاد نگر سریندر نے جنگلات کے عہدیداروں کے ساتھ مقام وقوع پر پہنچے۔ تیندوے کو بے ہوشی کا انجیکشن دیا گیا، جس پر وہ بے ہوش ہو گیا۔ بعد میں موقع میں جنگلات کے عہدیداروں نے اس کو اپنے پنجرے میں بند کر کے حیدرآباد کے زو کو منتقل کر دیا۔ صارفین کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگا دینے کے بعد پیاز کی قیمتوں میں جو 125 روپے کلو تک جا پہنچی تھی، اب قدرے کمی آئی ہے۔ ریٹیل مارکیٹ میں اچھی کوالٹی کی پیاز اتوار کو 50 روپے کلو
और सेकंड ग्रेड की प्याज 30 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। तरकारी और सब्जी के कारोबार से वाबस्ता लोगों का कहना है कि फरवरी के आसपास प्याज की कीमत गिरकर 10 से 20 रुपए किलो हो जा सकती है। कीमतों में कमी की वजह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा से प्याज की भारी मकदार में मार्केट में आसानी के साथ दस्तयाबी बताई गई है। एरागड्डा मॉडल ऋतु बाजार के स्टेट ऑफिसर रमेश ने बताया कि रबी की फसल में प्याज की पैदावार अच्छी रही और अब मार्केट को आने लगी है। महबूब मार्केट को रोजाना अब 50 से 60 लारी प्याज आ रही है और अंदरून एक माह इसमें मजीद इजाफे की तवक्को है। नवंबर और दिसंबर में मार्केट में प्याज की किल्लत और अदम दस्ताबी के सबब उसकी कीमत आसमान को छूने लगी थी। बाज़ मकामात पर प्याज की कीमत 150 से लेकर 180 तक हो चुकी थी। लोगों को प्याज की खरीदी के लिए 2 बार सोचना पड़ रहा था, लेकिन चूंकि पकवान के लिए एक अहम जरूरत है, इसको नजरअंदाज भी किया जाना मुश्किल था। कई रेस्टोरेंट ने सलाद से प्याज को ही खारिज कर दिया था। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। जिले निजामाबाद के रंजल मंडल में वाक़े मौजे कुंदाकुर्ती के एक तालाब से 3 बच्चों की लाश बरामद हुई। ये तीनों इतवार की शाम से लापता थे। मुत्तफी बच्चों की शिनाख्त दीपक, सिदारत और शेख हुजूर की एसएससी की गई है। ये तीनों घर के करीब खेलने में मसरूफ थे, लेकिन शाम देर तक वापस नहीं पहुंचे। वालिदीन ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। आंध्र प्रदेश असेंबली के इजलास से अहम खबर, रियासती काबीना ने अपने इजलास में अहम बिलों को मंजूरी दी, जिसे अब असेंबली के जारिया इजलास में पेश किया जाएगा। इन बिल्स का मकसद आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए रियासत को गैर मरकूज करना, अमरावती के किसानों को फायदा पहुंचाना और तमाम सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में तब्दील करना है। असेंबली के 3 रोज़ा खुसूसी इजलास के लिए जो आज से शुरू हुआ, जबरदस्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। असेंबली में रियासत के 3 दारुल-हुकूमत की तकसीम से मुतालिक भी फैसला लिया जाएगा। अपोजिशन जमातें चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के इस आइडिया की मुखालिफत कर रहे हैं और उन्होंने इसके खिलाफ चलो असेंबली एहतजाज भी मुनज़्ज़म किया। हुकूमत की तरफ से कायम GN राव कमेटी की सिफारिश की रोशनी में रियासत के 3 दारुल-हुकूमत बनाए जाएंगे। विशाखापट्टनम में सेक्रेटरीट और एडमिनिस्ट्रेशन के दफातर होंगे। कर्नूल को अदलिया का दारुल-हुकूमत बनाया जाएगा और अमरावती को उमूर मखनना का मरकज बनाया जाएगा, जहां असेंबली और कौंसिल होंगे। మనకు 3 సీట్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధ్యక్ష, ఒకటి వచ్చేసి అమరావతి మెట్రోపాలిటన్ రీజన్ అధ్యక్ష. ఈ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో అమరావతి మెట్రోపాలిటన్ రీజన్ అని చెప్పేసి ఇక మీదట ఏదైతే లెజిస్లేటివ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఉంటుందో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ అమరావతి నుంచి జరిపించేదానికి మరి ఈ బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. మరి దీన్ని లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్గా, ఇది లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్గా, లెజిస్లేటివ్ రాజధానిగా నియమింపబడతా ఉంది అధ్యక్ష. ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి అంటే ఏవైతే పరిపాలనకు సంబంధించి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన పరిపాలన మరి బాధ్యతలు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా విశాఖపట్నం మెట్రోపాలిటన్ రీజన్ అధ్యక్ష. వైజాగ్ మెట్రోపాలిటన్ రీజన్ ద్వారా దీన్ని మనము ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్గా అంటే పరిపాలనకు సంబంధించిన రాజధానిగా నియమింపబడతా ఉంది అధ్యక్ష. మరి ఇంకో 3వ బాధ్యత అధ్యక్ష, మనకు ఏవైతే మనకు జ్యుడిషియరీ ఉందో, కోర్టులు ఉన్నాయో,
మరి ఒకసారి ఆ జ్యుడిషియల్ ఫంక్షన్స్ ఏవైతే బాధ్యతలు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మరి కర్నూలు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఏరియా ద్వారా అక్కడ స్థాపించాలని చెప్పి ఈ బిల్లు మరి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. विजयवाड़ा से तेलुगु देशम के रुकने पार्लियामेंट काशीनेनी श्रीनिवास ने तेलुगु देशम पार्टी के साबिक अरकान असेंबली और अमरावती जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन की घर पर नजरबंदी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत को गैर मरकूज करते हुए उसे 3 हिस्सों में तकसीम करने से मुतालिक वाईएस जगनमोहन रेड्डी हुकूमत का फैसला रियासत की तरक्की के मफाद में नहीं है। अमरावती को तब्दील करने की जरूरत ही नहीं है। श्रीनिवास ने कहा कि 3 दारुल हुकूमत के खिलाफ उनका एहतजाज जारी रहेगा। अमरावती में आज चलो असेंबली एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया था। चुनांचे पुलिस ने कई तेलुगु देशम के कायदीन को हिरासत में ले लिया और कई को घर पर ही नजरबंद कर दिया। రావాల్సిందిగా రూరల్ ఎస్పీ విజయరావు గారు కోరుతున్నారు. విషయాలను ఆ దృశ్యాలు మనం చూడొచ్చు. అందరూ సైలెంట్ గా ఉన్నారు. నమస్కారం చేశారు. జై అమరావతి. సేవ్ అమరావతి. జై 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 అమరావతి. तंग आमद तो जंग आमद के मुज़दाक़ केरला हुकूमत ने अब मरकज़ से साफ कह दिया है कि वो एनपीआर से मुतालिक तमाम कामों पर रोक लगा देगी और एनपीआर को रियासत में रूबेमल नहीं लाया जाएगा। बाएं महाज की केरला हुकूमत ने इस सिलसिले में मरकज़ को अपने फैसले से बहुत जल्द आगाह करेगी। उसका कहना है कि एनपीआर को लेकर आवाम में डर और खौफ पाया जाता है और रियासत में अमन की बरकरारी भी एक मसला बन सकता है और रियासत की हुकूमत की दस्तूरी जिम्मेदारी है कि वो अमन को बरकरार रखे। चीफ मिनिस्टर विजयन की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर को अपने फैसले से आगाह किए जाने की इजाज़त दे दी। ताहम हुकूमत ने बताया कि आम नौइयत की मरदमशुमारी के काम में रियासत मुकम्मल ताउन करेगी। याद रहे कि हुकूमत सीएए को लेकर मरकज़ से टकराव की पॉलिसी अपनाई है और सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भय रेप केस के मुलजिम पवन कुमार गुप्ता के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर मदाखलत करने से इनकार कर दिया। इस तरह विजय कुमार की रहम की दरखास्त को मुस्तरद कर देने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल करदा दरखास्त मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। 3 रुकनी बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
बेंच ने कहा कि पवन कुमार की दरखास्त की समाअत की कोई गुंजाइश नहीं है। मुजरिम पवन कुमार गुप्ता का कहना था कि इर्तिकाब जुर्म के वक्त वो नाबालिग था। उसने इस सिलसिले में स्कूल की टीसी भी अदालत में पेश की, लेकिन किसी भी अदालत ने उसकी इस दलील और दस्तावेज को कबूल नहीं किया। निर्भया केस के चारों मुजरिमीन को 1 फरवरी को तख्तेदार पर चढ़ा दिया जाएगा। साबिक मरकजी वजीर जेपी नड्डा को आज बीजेपी का बिला मुकाबला कौमी सदर मुंतखब कर लिया गया। वो इस ओहदे के लिए पर्चा दाखिल करने वाले वाहिद उम्मीदवार थे। पार्टी की तंजीमी उमूर और इलेक्शन के इंचार्ज राधा मोहन सिंह ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में ये ऐलान किया। सबुकदो सदर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और पार्टी के सीनियर कायदीन ने जेपी नड्डा को उनके इंतखाब पर मुबारकबाद दी। इनकी मियाद 3 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने पर उत्तर प्रदेश हुकूमत को एक नोटिस जारी की है। इलाहाबाद हेरिटेज सोसाइटी ने नाम की तब्दीली से मुताल्लिक हुकूमत उत्तर प्रदेश के फैसले के खिलाफ एक PIL दाखिल की थी। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस B.R. गवाई और सूर्यकांत पर मुश्तमिल बेंच ने रियासती हुकूमत को ये नोटिस जारी की। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने गुज़श्ता साल 1 जनवरी को इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखने की इजाज़त दे दी थी। दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर अमेज़न कंपनी के CEO जेफ बेजोस ने दिल्ली में ई-रिक्शा चलाया और रिक्शा चलाते हुए अपना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उन्होंने वीडियो पैगाम में कहा कि हाय इंडिया, हम इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी रिक्शा अपनी फ्लीट में शामिल कर रहे हैं जो कि आलूदगी से पाक है। इस रिक्शे पर उनका नाम जेफ भी मौजूद था। ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करने के अंदरून चंद घंटे उसे 16,06,000 अफराद ने देखा और 2,08,000 से ज्यादा अफराद ने उसे दोबारा रीट्वीट किया।